Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 26th of August as well as it's a Krishna Janmashtami today. So from the whole team of Exact IAS, we wish you all the happy Krishna Janmashtami and we all pray for the best of all of us. मैं कृष्ण जी से ब्लेसिंग्स लेती हूँ कि हम सब जिस एम पर निकले जो हमारे मकसद हैं, जो हमने टारगेट बनाया है आईएएस बनने का या आईपीएस या आईएफएस, जो भी फील्ड हमने सेलेक्ट की है, उन सब में कृष्ण जी हमें ब्लेसिंग्स दें और हम एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के दिन की शुरुआत वैसे ही बहुत अच्छी हो गई है। हमारी पहली खबर है, with hundreds stranded in Sao Paulo, India to broach topic with Brazil minister। आखिर ये खबर क्या कहती है? With Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira landing here on Sunday, India may raise with India the plight of hundreds of men and women, many of them Indians stranded at an airport। बेसिकली क्या है, जो ब्राजील के मिनिस्टर हैं उनकी विजिट देखी जा रही है। संडे को उन्होंने विजिट की है इंडिया में फॉर कंडक्टिंग द 9th इंडिया ब्राजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। सो ये पूरा एडिटोरियल इस चीज को डिस्कस करता है कि जो 9th इंडिया ब्राजील ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग होने वाली है उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी और क्या क्या जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं इंडिया और ब्राजील के रिलेशनशिप को लेके, उसको पूरे अच्छे तरह से डिटेल से हम समझते हैं। जो ये मीटिंग होने वाली है इंडिया और ब्राजील के बीच में, उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस होंगे दैट इंक्लूड्स द अपकमिंग G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो ऑन November 18 एंड 19। फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया जाएगा वो G20 समिट के रिगार्डिंग डिस्कस किया जाएगा कि G20 को हम किस तरह से और फ्रूटफुल करने के लिए, किस तरह से जो ब्राजील को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल की, उसको कैसे यूटिलाइज करें इस अपॉर्चुनिटी को। Second thing, ways to grow bilateral trade that has ranged between 10 to 15 billions in the past few years। We all know इंडिया और ब्राजील के रिलेशंस बहुत बेहतर हैं। पूरे लैटिन अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें तो हमारे और ब्राजील के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। जो हमारा ट्रेड है वो कहीं ना कहीं 10 से 15 डॉलर के बीच, 10 से 15 बिलियन डॉलर के बीच में लाया करता है। अब हमें इस और बायलैटरल ट्रेड को ग्रो करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए, इस पर डिस्कशन होगा। थर्ड थिंग, कोऑपरेशन इन डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी वुड बी ऑन द एजेंडा। वी ऑल नो जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है उसमें अगर क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर या क्रूड ऑयल के रिजर्वॉयर की बात करें तो वेनेजुएला के पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल है। सेकेंड नंबर पर ब्राजील है। तो हमारे जो क्रूड ऑयल को लेकर एक्सचेंजेस हैं वो ब्राजील के साथ बहुत अच्छे हैं। इंडिया क्रूड ऑयल ब्राजील से इंपोर्ट करता है। सो इस चीज पर भी इस पूरी मीटिंग के दौरान डिस्कशन होगा। अगर ब्राजील और इंडिया के बीच में कॉमन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो दे शेयर G20 का मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म, देन IBSA, देन बेसिक। ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे इंडिया और ब्राजील दोनों ही मेंबर कंट्रीज रहे हैं। इस पूरे आर्टिकल से हम अगर यूपीएससी को कनेक्ट करें, यूपीएससी हैक जानने की कोशिश करें तो यूपीएससी के लिए इंडिया और ब्राजील का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि इंडिया और ब्राजील के रिलेशनशिप को कनेक्ट करके यूपीएससी क्वेश्चन बनाए। तो हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्राजील है उसके साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं। हमने 1948 में दोनों कंट्रीज ने मिलकर अपने डिप्लोमेट्स, अपने जो फॉरेन जो एम्बेसीज रहती हैं वो एक दूसरे की कंट्री में स्टैब्लिश की। उसके बाद लास्ट ईयर दैट इज इन 2023 हमने अपनी इस फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट भी किया था। इवन हमने अपने रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में ब्राजील के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट भी किया था, वहां से डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया था।
इस तरह से जो हमारी फ्रेंडशिप रही है वो एक हाई सिचुएशन में ही रही है, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत कम ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए जिसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप में टर्मोइल देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ब्राजील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है, फर्स्ट है क्रिटिकल सप्लायर। Brazil is a critical supplier of minerals, hydrocarbons such as crude petroleum oil, which is essential for economic growth. We all know किसी भी इकोनॉमी का जो इंजन एज अ इंजन वर्क करता है वो वहां का कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से उन्हीं से कनेक्ट रहती है। तो कहीं ना कहीं जो ब्राजील है वहां वो हमारे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड थिंग, वहां से हम मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स का भी अमाउंट रिसीव करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग जो फोकस करने लायक है वो ये है कि ब्राजील एक बहुत क्रिटिकल सप्लायर है। क्रिटिकल सप्लायर मतलब ऐसे मटेरियल्स का सप्लायर जो कि हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Second thing is investment destination. Brazil is the largest country in Latin America with a large and diversified economy, which makes it an attractive destination for Indian investors and businesses. We all know जो इंडिया का कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज को प्रैक्टिस करती है। वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो ब्राजील में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, पार्टनर इन साउथ साउथ कोऑपरेशन. India and Brazil are two of the largest and most influential countries in the global south. As countries with large population and growing economies, India and Brazil has taken on significant roles in shaping the global political and economic landscape. Basically, global south की बात करें, global south में ऐसी countries आती हैं जो कि अपने डेवलपिंग स्टेज में है या फिर अंडर डेवलप्ड है। वर्ल्ड को हमने पहले दो स्टेजेस में बांटा था, एक डेवलप्ड, दूसरा डेवलपिंग। तो अब उस पूरे जो क्लासिफिकेशन है उसे हमने रीजन वाइज क्लासिफाई करने की कोशिश की है कि जो नॉर्थ में कंट्रीज रहती है वो मेजरली डेवलप्ड है, उनकी इकोनॉमीज अच्छी खासी बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, वहां पे ग्रोथ रेट अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। इस तरह की कंडीशंस जो ग्लोब है, जो अर्थ है, उसके नॉर्दर्न कंट्रीज में देखी जाती है। लेकिन जो साउथ का रीजन है वहां पे कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस जिनकी जो इकोनॉमीज है वो भी ग्रोइंग स्टेज पर ही है, अभी वहां पे इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देखी गई है, अभी वहां पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं डेवलप हो गई हैं जिनसे कि वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए और ग्रोथ में उन रिसोर्सेज की मदद ली जाए। सो बेसिकली जो ग्लोबल साउथ है, सिमिलरली जैसा इंडिया एक ग्लोबल साउथ का पार्ट है, इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, वैसे ही ब्राजील भी ग्लोबल साउथ का पार्ट है और ये दोनों मिलकर ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकते हैं। थर्ड थिंग इज मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। अगर ब्राजील और इंडिया की बात करें तो जो बायलैटरल रिलेशंस है, चाहे वो एक्सचेंजेस की बात हो जाए, ट्रेड की बात हो जाए, इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, इन सब चीजों में बायलैटरली इंडिया और ब्राजील ने बहुत बेहतर वर्क किया है। सिमिलरली अगर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ब्राजील और इंडिया कॉमनली शेयर करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, G20, WTO और भी बेसिक, IBSN, इस तरह के मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन है जिसमें जरूरत है इंडिया की कि जो भी वॉइस या जो भी इशू इंडिया उठाता है उस सब में ब्राजील उसका सपोर्ट करे। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ब्राजील की इंपॉर्टेंस को बताता है कि क्यों हमें ब्राजील के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने चाहिए। आगे बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। आखिर ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इंडिया और ब्राजील अपना एक्सचेंजेस या कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। द फर्स्ट वन इज बायलैटरल ट्रेड। एज वी ऑल हैव डिस्कस्ड, इंडिया और ब्राजील के बीच में अप्रोक्स 10 to 15 बिलियन का ट्रेड एक्सचेंज होता है। इंडिया जो है वो ब्राजील का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था 2021 में। अभी हमें और जरूरत है कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाएं। मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील इंक्लूड एग्रोकेमिकल्स, synthetic yarns,
ऑटो कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो इंडिया ब्राजील को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। और जो हम ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश में मंगवाते हैं, वो है क्रूड ऑयल, गोल्ड, vegetable oil, sugar and mineral and oats. So these are the entities on which we trade with the Brazil, and our trade lies between 10 to 15 billion dollars. So the next thing where we share, where we cooperate with each other is defense and security. 2003 में इंडिया और ब्राजील ने अपना एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे कहा जाता है ज्वाइंट डिफेंस agreements. India and Brazil signed an agreement in 2003 for cooperation in defense. Joint Defense Committee meetings are held as an institutionalized mechanism for defense cooperation. India and Brazil established a strategic dialogue mechanism in 2006 to cover regional and global issues of mutual concern. This dialogue is led by NSA from the Indian side. Basically, defense and security के इश्यूज को लेकर भी ब्राजील और इंडिया की सेम वॉइस रही है। जो भी ग्लोबल इश्यूज उठते हैं उन पे कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज एक साथ वर्क करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। 2006 में हमने स्ट्रैटेजिक डायलॉग मैकेनिज्म भी स्टार्ट किया था ब्राजील के साथ मिलकर। द नेक्स्ट सेक्टर इज कोऑपरेशन इन बायोफ्यूल्स एंड ऑयल गैस। Brazil, with total crude oil reserves is 13.4 billion barrels, has the second largest oil reserves in South America after Venezuela. साउथ अमेरिका वाले रीजन में वेनेजुएला के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्वायर है ऑयल का, वो है ब्राजील। तो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ब्राजील के एक्सपोर्ट्स का 48% जो है वो इंडियन एंटिटीज के पास ही आता है। दैट मीन्स अराउंड 48% ऑफ ब्राजीलियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इन 2020 वर रिप्रेजेंटेड बाय क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। India and Brazil are already cooperating in multilateral forums such as Bio Platforms, National Biofuel Policy of India and the Renovo Bio Program of Brazil have some common objectives related to the increase in the current blending percentage of biofuel with petrol and diesel. We all know हमारा टारगेट है कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारे पेट्रोलियम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं। मतलब कि जो 100% हम पेट्रोल यूज करते थे उसमें से अब हम 20% हटाकर 20% इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, ताकि जो हमारा फ्यूल है उसमें जो ये पेट्रोलियम या रॉ फ्यूल की क्वांटिटी कम हो सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके और क्लाइमेट चेंज को कम कर सके। सिमिलरली इस पॉलिसी में, बायोफ्यूल को प्रमोट करने की पॉलिसी में भी ब्राजील हमारे साथ है। अदर सेक्टर्स और ऐसे सेक्टर्स जिसमें ब्राजील हमारा साथ देता है, दैट इज प्लूरिलैटरल प्लेटफॉर्म, जैसे कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है वो 5 ऐसी इकोनॉमीज का ग्रुप है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ये सब इकोनॉमीज आपस में कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करती हैं। सो इंडिया और ब्राजील दोनों ब्रिक्स का पार्ट है। सेकेंड थिंग, बेसिक, ब्राजील, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए UNFCCC की कोपेनहेगन मीटिंग के बाद बेसिक को बनाया गया था, जिसके अंतर्गत इन कंट्रीज ने साथ में कोऑपरेट करने की बात कही कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं कम करने की हम कोशिश करेंगे। देन IPSA, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अमेरिका। अगेन ये जो कंट्रीज हैं ये ग्लोबल साउथ की वॉइस या ग्लोबल साउथ में जो भी प्रॉब्लम्स चलती हैं इन सब के ऊपर काम करने के लिए जो ये तीनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये तीनों आपस में कोऑपरेट करती हैं। द सेकेंड थिंग इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक में बात करें तो कई बार ब्राजील इंडिया की सैटेलाइट को यूज करने में भी हमारी मदद करता है। फिर कल्चरल एक्सचेंजेस, वी ऑल नो ब्राजील ने हमारे जो आयुष प्रोग्राम हम प्रमोट करते हैं उसके प्रमोशन में भी ब्राजील हमारी हेल्प कर रहा है, या ब्राजील की कंट्री भी आयुष को प्रमोट करती है। सो दीज वर द सेक्टर्स इन विच इंडिया एंड ब्राजील शेयर द कोऑपरेशन विद ईच अदर। ये तो हुई बात अभी तक के डेवलपमेंट की, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ट्रेड कंपटीशन। इंडिया और ब्राजील दोनों
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में इस चीज को लेके कंपटीशन चलता रहता है कि किस जो ग्लोब है या जो अर्थ है वहां पे किसके प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। सो पहली चीज हो गई ट्रेड कंपटीशन। देन शुगर केन सब्सिडी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्राजील ने इंडिया के अगेंस्ट वॉइस उठाई थी कि जो इंडिया है वो अपने एग्रीकल्चरल फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से शुगर केन के प्राइस में चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस्ड वे में नहीं चलती है। थर्ड थिंग, लिमिटेड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ब्राजील और इंडिया के जो पीपल्स है उनके बीच में कॉन्टेक्ट बहुत कम है। सेकेंड, रोल ऑफ चाइना। कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो एक ये भी चैलेंज सामने आता है कि कहीं चाइना ना ब्राजील के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करके ग्रो करने में आगे बढ़े। सो दीज वर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय बोथ कंट्रीज। और इस पूरे इशू में जो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया उसमें मेजर इशू माइग्रेंट्स का भी दिया गया है कि जो इंडिया से लोग माइग्रेंट्स एज अ माइग्रेंट्स ब्राजील में चले गए थे उन्हें एक एयर बेस में रोक दिया गया था। कई सारे मिक्स्ड माइग्रेंट्स को रोक दिया गया था क्योंकि ब्राजील बहुत ज्यादा इस चीज को फेस कर रहा है कि अलग अलग कंट्रीज से आके माइग्रेंट्स ब्राजील में आते हैं और अपनी एंट्री को इंश्योर करने के बाद फिर सदर्न बॉर्डर ऑफ अमेरिका को क्रॉस कर जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जिसको लेकर भी इस पूरी मीटिंग में हम डिस्कशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया एंड ब्राजील। हमने यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन के हिसाब से इसे पूरा कंप्लीट किया, डिस्कस किया। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एक इंडिया ब्राजील के रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस से रिलेटेड और उसे आप लिखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अटैकिंग हिजबुल्ला, इजराइल फाइटर जेट्स बॉम्ब लेबनान। ये पूरा मुद्दा क्या कहता है डिस्कस करते हैं। Israel launched a wave of air strikes across southern Lebanon early on Sunday in what it said was a preemptive strike to avert a large Hezbollah attack. Basically, जो लेबनान है, जो हेजबुल्ला ग्रुप है, उसने पहले प्लानिंग कर रहा था इजराइल में अटैक करने की, वहां के मिलिट्रीज के ऊपर अटैक करने की। लेकिन जब इजराइल को पता चल गया इस पूरी प्लानिंग के बारे में तो इजराइल ने पहले ही हेजबुल्ला पर अटैक कर दिया। इजराइल का मानना ये है कि लेबनान की हेजबुल्ला का जो मकसद था वो ये था इजराइल की कैपिटल पर अटैक करना, वहां के सिविलियंस पर अटैक करना। बट जो हेजबुल्ला है उसके साइड से ये स्टेटमेंट आया है कि उसका एम सिर्फ मिलिटेंसी पर अटैक करने का था, वो इजराइल के कैपिटल पर अटैक करना नहीं चाहता था। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। मैंने ये आर्टिकल सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए डिस्कस किया है। इस तरह के आर्टिकल से यूपीएससी में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब नहीं आते अगर हम पीवाईक्यूज को देखें तो। देन थर्ड इज बिग नेम्स क्विट SIT formed to probe sexual abuse in Malayalam filmdom. We all know अभी के हेमा जस्टिस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से कास्टिंग काउच हो गया या और भी फीमेल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और इलीगल बैनिंग, और वहाँ की जो फैसिलिटीज हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए प्रॉपर चेंजिंग रूम्स का ना होना, टॉयलेट्स का ना होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के नाम भी सामने आए हैं जो इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस या फिर फीमेल्स के लिए जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं बनाते। तो इन दोनों एक्टर्स ने
रेजिग्नेशन दे दिया और इसी के चलते एक एसआईटी फॉर्म करने की बात चल रही है। द स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड द फिल्म इंडस्ट्री सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स इंक्लूडिंग सीनियर वुमेन पुलिस ऑफिसर्स to conduct a preliminary inquiry into sexual harassment allegations made against several actors. हमने इस आर्टिकल का क्रक्स डिस्कस कर लिया कि आखिर ये आर्टिकल कह क्या रहा है। हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट था यूपीएससी के अकॉर्डिंग उतना हमने डिस्कस कर लिया। आगे इस आर्टिकल में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा मैं आप सबको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट आर्टिकल, laws to curb crimes against women made stricter, says Modi in Maharashtra. Prime Minister Narendra Modi on Sunday said his government was reinforcing laws to impose stricter punishment for crimes against women. Basically, जो अभी इंडिया की न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक निगेटिव उसमें जा रही है कि पहले कोलकाता के कॉलेज एंड ट्रेनिंग सेंटर में आरजेकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ आई जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। इस तरह की न्यूज़ को एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी कंट्री का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इस गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप विमेन्स के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए। इट्स अवर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो कि हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को हटा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो कि विमेन्स के लिए डेरोग्रेटरी साबित होती है, जो विमेन्स की डिसरिस्पेक्ट करती हैं। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। इन सबको देखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एड्रेस कर रहे थे महाराष्ट्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, मतलब कि लखपति दीदीज के ग्रुप को। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें ऐसे क्राइम्स को कहीं ना कहीं कर्ब करने की जरूरत है और जो इनके अगेंस्ट हम पनिशमेंट देते हैं उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रिक्टर बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो क्राइम्स हैं जो विमेन्स के अगेंस्ट है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट विमेन्स फेस करती हैं, वो एक भी टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब उनके खिलाफ हमें स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने की जरूरत है। Our next article is New Age Gateway Devices, the latest health threat. ये पूरा आर्टिकल क्या डिस्कस करता है, बात करते हैं। ई सिगरेट्स, वेपिंग पेन्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स और एंड्स, heat not burn devices and other heated tobacco products. All these devices were portrayed to offer a healthier alternative to smoking that would make it easier to quit tobacco, but the reality is quite different. Instead, they have caused a public health crisis, causing physical harm and affecting the mental well-being of children. इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जो आज की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं निकोटीन या इन सब चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर ले जाने की, जैसे कि ई सिगरेट्स हो गए, वेपर्स हो गए और एंड्स हो गए या एसटीपीज हो गए। ये सारे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आए थे। जो अल्कोहलिक इंडस्ट्री है या जो निकोटीन इंडस्ट्री है उन सब ने ऐसे डिवाइसेस को बनाया, मैन्युफैक्चर किया और वर्ल्ड के सामने इनको एज अ अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया कि अगर हमारे सामने इस तरह के डिवाइसेस आएंगे तो जो लोग ट्रेडिशनली बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और अपने निकोटीन को इनहेल करना, इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो इन सब को छोड़कर ये जो कम हार्मफुल चीजें हैं जैसे कि ई सिगरेट्स, वेपर्स और ऐसे डिवाइसेस जो कि हीट नहीं जनरेट करते, इन सब डिवाइसेस की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो उनकी हेल्थ कंडीशंस कहीं ना कहीं बेहतर होने के चांसेस है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसमें ये चीज देखा गया कि ये तो बिल्कुल अपोजिट साबित हुआ। मतलब कि जो निकोटीन इनहेल करने वालों का बेस है, मतलब कि ऐसी संख्या जो कि निकोटीन लेती है या इस तरह की टॉक्सिकेंट्स को अपनी बॉडी में इनहेल करती है, उनकी संख्या और बढ़ गई। पहले जो एज ग्रुप था वो कहीं ना कहीं आफ्टर 20 हम समझ सकते कि स्टार्ट होता था, लेट टीनेज के बाद ही लोग इस तरफ शिफ्ट होते थे। लेकिन अब
और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो 10th में बच्चे हैं, 9-10 के बच्चे बेसिकली, और पहले मतलब 10 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक के बच्चे भी इस बेस में फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीजें ट्रेंडी लगती हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज दिखाने का, पीयर ग्रुप्स में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए उन्हें ये चीजें अपनी तरफ और अट्रैक्ट करती हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। उस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है और डेटा बताया गया है, जैसे कि according to the Center for Disease Control and Prevention in 2023, e-cigarettes were the most commonly used tobacco product among middle and high school students in United States. 550,000 middle school students. These devices are now getting a new generation hooked on nicotine and exposing them to potential long-term health consequences. Children have been lured into trying and becoming addicted to e-cigarettes and vaping device through a targeted marketing flavors such as strawberry, cotton candy, pop rocks, and lemonade. In addition to alleged predatory marketing tactics, mental health issues and the negative effects of excessive technology use are also driving some children towards these devices. आखिर बच्चे इस तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? उनका रीजन ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये फ्लेवर्स में आने लगे हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पॉपअप फ्लेवर और कॉटन कैंडी फ्लेवर, जिसके वजह से बच्चे और भी ज्यादा इन फ्लेवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और निकोटीन को अब कंज्यूम करने का रेट बढ़ रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो इन डिवाइसेस की मार्केटिंग पॉलिसी रही है, लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने जो मार्केटिंग पॉलिसी अपनाई है उसके अकॉर्डिंग जो ये डिवाइसेस हैं ये मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करेंगे। सो जो बच्चे हैं वो और भी ज्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और बेस बढ़ गया है। The colorful imagery created by these new age gateway devices suggests that these products will bring happiness and elevate one's social status in the lives of targeted children. In their eagerness to fit in, children often prioritize peer preference over their own, leading them to embrace vaping and other harmful behaviors. Those who vape are more likely to experience feeling of loneliness and social isolation when compared to their peers who abstain from these. अगर हम बात करें कि जैसा कि इन प्रोडक्ट्स ने अपनी मार्केटिंग पॉलिसी के दौरान ये बताया कि जो बच्चे हैं वो और भी ज्यादा हैप्पीनेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं या फिर उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर डेटा, अगर ऑब्जर्वेशंस देखा जाए या एनालिसिस किया जाए तो जो बच्चे इन डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं वो और भी ज्यादा सोशल लोनलीनेस फील करते हैं, पीयर में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। Such habits will have on the physical and mental well-being of children, while physical impacts such as lung damage and the spread of e-cigarette or vaping use associated lung injury have become evident. We also need to shine the spotlight on the mental impact on children due to these new age gateway devices. Basically बात की जा रही है कि ना सिर्फ बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो रही है, बल्कि जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो वेपिंग या ई सिगरेट्स लेने से लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी डेटा सामने आया है कि ये जो रेट है ये बढ़ गया है। सो बेसिकली हमें इस आर्टिकल से समझना चाहिए कि वी नीड टू वर्क ऑन इट। जो हमारा यूथ है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो इंडिया का या किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो बनने वाला है, वो इस तरह के एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो और उनकी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ताकि ग्लोब अच्छे तरह से डेवलप करे और एक बेहतर प्लेस टू लिव साबित हो सके। सो हमें इस पूरे आर्टिकल से ये समझने की जरूरत है कि जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिन्हें मार्केट में एज एन अल्टरनेटिव बताया जा रहा है और जिसे ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों की और अच्छी, जो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हैं उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर करने के लिए लाए गए हैं, बट इसके अपोजिट्स हमें इनके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो वी नीड टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज। We have already discussed this issue in a very detailed manner. So let's get moved to the next article. Investing in person with disabilities.
Many parents of children with some form of disability are similarly made to believe that their offspring are not worthy of investments. Persons with disabilities face social stigma, marginalization in all sectors, and discrimination in education and employment. Most importantly, they struggle for dignity. Educational institutions lack the necessary infrastructure and supports mechanisms, and workplaces lack robust diversity policies that would give proper representation to PWDs. ये पूरा आर्टिकल जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रहते हैं, जो फिजिकली पूरे कंप्लीट फिट नहीं रहते हैं, उन लोगों को एड्रेस, वो लोग जो इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, इन सबको एड्रेस करने के लिए लिखा गया है। इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि जो लोग डिसेबल रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक माइंडसेट रहता है कि इन पर इन्वेस्टमेंट करना वर्थ इट नहीं है। चाहे उनका एजुकेशन फील्ड हो, चाहे स्किलिंग हो, उनके पेरेंट्स उन पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी डिसेबल तो रहते ही है, साथ के साथ उनको सोशली भी डिस्क्रिमिनेटेड फील करना पड़ता है, सोशली भी वो लो फील करते हैं। अगर बात करें स्टेटस की, तो द 2023 रिपोर्ट बाय निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज रिवील्स दैट only 5 out of the 50 companies have more than 1% of PWDs on their rolls, with 4 of them being public sector companies. अगर डेटा की बात करें तो कंपनीज में जो अगर एम्प्लॉइज की पूरा वो देखा जाए, डेटा देखा जाए, तो 100% एम्प्लॉइज में से सिर्फ 1% ऐसे एम्प्लॉय देखे गए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। और साथ के साथ ये भी देखा जाए कि उनको उनके वर्किंग के लिए क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वैसी चीजें वहां डेवलप है जैसे एनवायरनमेंट में वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन काम कर सके। द आंसर इज नो। डेटा पूरा यही बताता है। Then next thing, reservation is provided under the Right of Person with Disability Act 2016 in government jobs and incentives in government, non-government jobs, but there is a clear lack of implementation. The lack of infrastructure combined with the lack of inclusive policies hinders the full participation of PWDs in society. Basically, हमने रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर दिया, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स में PWDs के लिए एक कोटा रिजर्व रहता है। लेकिन बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, उनके लिए कोई लॉ की बैकिंग नहीं है कि अगर मान लो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन उस कंपनी में काम नहीं करें तो उन पर कुछ फाइन लगेगी या उस कंपनी के शटडाउन होने तक के चांसेस आ सकते हैं। ऐसे केसेस कोई भी नहीं देखे गए। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन कंपनी में वर्क कर भी रहा है, स्टिल वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन फेवरेबल हो, मतलब वहां के लोग उस एनवायरनमेंट में इजीली वर्क अपना कंप्लीट कर पाए। सो दूसरी चीज ये ऑब्जर्व की गई। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें कंपनीज को मैंडेट किया गया है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट के इतने परसेंटेज को फिजिकल, अपने एम्प्लॉयमेंट रेशियो में अगर इतने परसेंटेज फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को नहीं इनरोल करते तो आपको फाइन्स देनी पड़ सकती हैं, आप पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा सकता है, या फिर उनको जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको लिमिट करने पड़ सकते हैं। सिमिलरली यूजीसी ने भी कई बार रिकमेंडेशन दी है कि जो स्कूल्स हैं उनको फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के हिसाब से भी बनाया जाए, बट अभी तक इसमें इतना ज्यादा रिफॉर्म नहीं देखने को मिला है। For the effective implementation of the rules, states should come forward and develop a compliance mechanism. For instance, a model from Brazil can be emulated where companies with more than 100 employees must have physically disabled comprise 2 to 5% of the total workforce. As I have already discussed कि कंपनीज के ऊपर मैंडेट होना चाहिए, जैसे कि ब्राजील में मैंडेट किया गया कि आपकी कंपनी में 2 से 5% लोग ऐसे होने चाहिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हो।
अगर बात करें जापान की, तो जापान फॉर इंस्टेंस हैव डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ सब्सिडियरीज फॉर एम्प्लॉयज हु हैव सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज। सो ये सारी जो बात है ये यही बताती है कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं वो कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सोशली भी डिस्क्रिमिनेटेड रहते हैं। कहीं ना कहीं जो इंडिया में एक कास्ट सिस्टम चलता है, अगर सोशली जो पीडब्ल्यूडी वाला पर्सन है वो ऐसी एससी एसटी या ओबीसी क्लास से बिलोंग करता है, तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का तो डबल बर्डन देखने को मिल जाता है। इसलिए ये पूरा आर्टिकल जो है वो यही बात कह रहा है कि हमें डिसेबिलिटीज के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उनके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, कंपनीज में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो कभी भी अपने आप को एज अ बर्डन ही से फील करके अपनी पूरी जिंदगी नहीं खत्म करे। और सेकेंड थिंग, जो एक नॉर्मल मेंटेलिटी बनी रहती है कि जो पीडब्ल्यूडी वाले पर्सन्स हैं उनकी एक पूरी कम्युनिटी होनी चाहिए, उनको अपने टाइप के लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सो वो मेंटेलिटी भी ब्रेक करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि वो अपने टाइप के लोगों के साथ रहें, वो अपनी मेन स्ट्रीम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं और मेन स्ट्रीम में साथ में मिलकर काम करके अपना अपलिफ्टमेंट इंश्योर कर सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल यही चीज डिस्कस करता है। इंडियंस हु माइग्रेट अब्रॉड डबल देयर इनकम्स। हमने आज के दिन की शुरुआत में एक चीज डिस्कस की इंडिया ब्राजील के रिलेशनशिप के दौरान कि आखिर क्यों इतने सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके वर्क करते हैं या रहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि एट द एंड पर्सन का एम है अर्न करना, पैसे कमाना। सो जो माइग्रेंट्स हैं वो दूसरी कंट्री जाकर इसलिए रहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहां पे उनकी इनकम जो है वो मोर देन 50% से डबल आउट हो जाती है। इंडिया में अगर पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसको 20-25 साल के बाद उस लेवल का प्रमोशन, उस लेवल का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि एक फॉरेन कंट्री में रह रहे इंसान को नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिल सकता है। सो बात करें कि लोग क्यों यहाँ वहां मूव कर जाते हैं, दैट डिस्कसेस इंडियंस हु माइग्रेट अब्रॉड experience an average 118% increase in their income levels. This much increase is very much, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है उनकी वेल्थ में। सेकेंड थिंग, वन की ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक माइग्रेशन इज द वेज गैप बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन कंट्री। जो वेजेस, जो सैलरी एक पर्सन को डेवलपिंग कंट्री में मिलेगी उससे कई गुना ज्यादा उसे एक डेवलप्ड कंट्री में मिलेगी। सो जो माइग्रेशन है वो अक्सर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर रिटर्न की बात करें तो जो लोग फॉर अ टेम्परेरी माइग्रेशन शिफ्ट होते हैं डेवलपिंग नेशंस में, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि जो इंडियंस हैं वो यूएई, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें जाकर वर्क प्रोवाइड करते हैं, वर्क फोर्स में इंक्लूड होते हैं और वहां अपना एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं वहां पे। फिर कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो पर्सन्स इंडिया से किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके शिफ्ट हुए हैं, बीट अमेरिका, बीट कनाडा या कोई ऐसी कंट्री जहां की इकोनॉमी बहुत फास्ट रेट से ब्लूम कर रही है, वहां से उनके रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल जो है वो माइग्रेशन को फोकस करता है। ये पूरा जो चार्ट है वो अलग अलग डेटा प्रोवाइड करता है कि किस कंट्री ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिला है, क्या रीजंस रहे हैं, वेजेस या डेवलप्ड या डेवलपिंग, इस तरह के डेटा को इस पूरी टेबल में कोट किया गया है। Our next article is on West Bengal's civic police volunteer। जो पूरा ये इशू है वो वेस्ट बंगाल को लेकर डिस्कस किया गया है। अभी देखा गया जो हमारा कोलकाता का रेप एंड मर्डर केस है उसमें कहीं ना कहीं एक सिविक पुलिस वॉलंटियर का इन्वॉल्वमेंट देखा गया जिनका नाम संजय था। बेसिकली वो जो अब क्वेश्चन आता है कि सिविक पुलिस वॉलंटियर क्या होते हैं। सो ये पूरा आर्टिकल ये बता रहा है कि कई बार
जब स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, अगर हम वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक की बात करें तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं टेम्परेरी मेजर के लिए ये सिविक पुलिस वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया गया। इनका कोई भी एक स्पेसिफिक हाई लेवल का एग्जाम या ट्रेनिंग इस तरह सा कोई कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली एक थोड़ा सा टेम्परेरी प्रोविजन टाइप से इसे कंसीडर किया जाता है। कई बार जो जुडिशियरी है उसने ये भी कहा है कि हमें इस तरह के वॉलंटियर्स जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नहीं यूज करने हैं। बट स्टिल वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा, जैसे किसी पुलिस ऑफिसर को कितनी ज्यादा राइट्स दिए जा सकते हैं, हर तरह के राइट्स उन्हें प्रोवाइड किए गए और उन्हीं राइट्स को मिसयूज करके जो ये वॉलंटियर है इन्होंने ऐसा हीनियस क्राइम कंडक्ट किया। सो वी शुड चेक ऑन सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट मे हैम्पर द इंटीग्रिटी डिग्निटी ऑफ इंडिया। सो डिस्कस करते हैं आखिरी आर्टिकल क्या क्या बोलता है। Civic volunteers or village police volunteers, as they are known in rural areas, are contractual workers engaged by the police for assistance, particularly in traffic management and other minor duties that do not require police personnel. छोटे छोटे काम जैसे कि ट्रैफिक मैनेज हो गया या फिर पुलिस को ही असिस्ट करने का काम हो गया, इस तरह के कामों के लिए सिविक वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है। उनकी रिक्रूटमेंट के दौरान कोई भी हाई क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी नहीं रखी जाती है। पहले ये 10th पास लेवल तक की एलिजिबिलिटी थी, अब उसे और कम करके 8th पास एलिजिबिलिटी कर दी गई थी। The recruitment scheme of civic police volunteers was devised to prey on the unemployed with the little respect for taxpayers' money। जो मैंने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए थोड़े से कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है। उन्हें कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है या कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये मतलब इन्हें फिर मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जाएगा या ये एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ही है, नहीं, ये एक शॉर्ट पीरियड का कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम होता है। There have been several occasions where the High Court and the police administration had clearly stated that civic police volunteers will not be deployed in any law and order duty. Despite such orders, there are regular instances of civic volunteers being engaged in law and order duties. There is no proper process for appointment of such personnel. This makes the local Trinamool Congress leadership appoint personnel who will be loyal to them. अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की तो ये आर्टिकल का मानना ये है कि जो वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे पर्सनल्स को, ऐसे वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जो कि उनके फेवर में वर्क कर सके, जो उनके लिए एक बेस प्रोवाइड कर सके। इसके लिए कोई भी रिक्रूटमेंट की कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। सो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस शुड बी चेक्ड इन आवर कंट्री एंड बैंड इफ दे आर हैम्परिंग आवर normal life situations. Our next article, what did the 2013 panel say on death penalty for rape? तो जब एक दिल्ली में रेप केस हुआ था उसके बाद JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, उसने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे जिस पर ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है। The Justice J.S. Verma Committee recommendations, which led to the amendments of criminal laws in 2013, had specifically said it was not inclined to recommend the death penalty for rape even for the rarest of the rare cases. Seeking to death penalty would be a regressive step in the field of sanctioning and reformation. बेसिकली इनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी पर्सन जो सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा है या सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है
उसके लिए डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में भी यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेथ पेनल्टी एक रिग्रेसिव स्टेप है। जो इंडिया का हमेशा से एक स्टैंड रहा है वो रिफॉर्मेशन की तरफ रहा है कि इंडिया हमेशा से रिफॉर्म पर फोकस करता है और हमेशा एक चांस रखता है कि पर्सन के अंदर रिफॉर्म होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम किसी को डेथ पेनल्टी के साथ पनिश कर देंगे तो उस केस में रिफॉर्मेशन के चांसेस पूरे कैंसल आउट हो जाएंगे। सो बेसिकली हमें यहाँ से यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग जानने वाली चीज ये है, तो वो है जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी, उसका किससे रिलेशन रहा है। सेकेंड थिंग जो इसने सब डिस्कस किया वो ये था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में भी डेथ पेनल्टी को नहीं इम्पोज करना चाहिए। इन्होंने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, 20 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इन सब चीजों को फोकस तो किया लेकिन डेथ पेनल्टी को इन्होंने प्रमोट नहीं किया था। So next article, tackling the frictions in cross-border payments, a call for innovative solution। यहाँ पे बात की जा रही है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री बहुत कनेक्टेड है। हर एक कंट्री के बीच में गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, हर एक चीज का एक्सचेंज होता है। सो जरूरत है कि इन सब एक्सचेंजेस के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाएं जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हेल्प करें। Historically, cross-border payments were initiated through manual processes, often involving letter of credit, checks, and extensive documentation. They have evolved significantly throughout history, closely intertwined with the development of trade, currency exchange, and industrialization. With the onset of industrialization and wire transfers, banks began to facilitate cross-border fund transfer. However, despite technological advances, cross-border payment remain riddled with inefficiencies that hinder their effectiveness. समय समय पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उस तरह से बैंक्स ने भी अपने आप को डेवलप किया है, इंटरलिंकिंग पर फोकस किया है, लेकिन कई सारे चैलेंजेस सामने देखने को मिलते हैं। ये पूरा आर्टिकल सब चीजों को डिस्कस करता है। जो G20 की अभी मीटिंग होगी उस पर इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि आखिर किस तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को प्रमोट किया जाए या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जो इस चीज के प्रमोशन में हमारी मदद करे। The Financial Stability Board has identified particularly 4 challenges associated with cross-border payments, that is high cost, low speed, limited access and insufficient transparency. अगर बात करें चैलेंजेस की तो सबसे ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग थिंग क्या है? कॉस्ट, दूसरा स्पीड, तीसरा लिमिटेड एक्सेस, चौथा ट्रांसपेरेंसी का लैक होना या इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी। सो interlinking payment infrastructure involve connecting countries system for seamless transaction but has technical and regulatory challenges. The Financial Stability Board has identified issues such as high cost and low speeds in these systems, proposing solution and leveraging technologies such as blockchain and digital wallets to enhance cross-border payments. बेसिकली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में जो प्रॉब्लम देखी गई वो कॉस्ट रेशियो, स्पीड रेशियो, ये सब तो ठीक है, आप इन सब को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया या जो सेंट्रल बैंक्स है उनके डिजिटल वैलेट्स को कनेक्ट करके आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जब कोई मनी एक कंट्री से निकलकर दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट होता है तो हर एक कंट्री के अपने डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वहां के मनी को रेगुलेट करने के। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक दूसरे के साथ इस तरह से कंबाइन करें या कंप्लाई करें कि वो इंटरलिंकिंग में मदद कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी के कारण या इतने ज्यादा ग्लोबल जो मनी है वो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है तो इन सब के बीच कहीं इलीगल ट्रैफिकिंग
या फिर करप्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की एक्टिविटीज भी बढ़ने के बहुत चांसेस है। सो हमें इस तरह की एक्टिविटीज को भी प्रॉपरली चेक करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे फोरम्स बनाने चाहिए। अभी कुछ ऐसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस तरह के फोरम्स हैं जो करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से डील करते हैं, बट कई बार इस टास्क फोर्सेस की इनएफिशिएंसी सामने आई है। सो जो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करना है, तो जरूरत है कि हम पहले तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कि लो कॉस्ट हो और स्पीड भी उसकी अच्छी हो। सेकेंड थिंग, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी पर भी काम किया जाए कि कहाँ से कैसे पैसे आ रहे हैं, क्या वो लीगल मनी है, क्या वो वाइट इकोनॉमी का पार्ट है या वो ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हो जो ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करें। तीसरी चीज कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है उनका वर्किंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो ये पूरा आर्टिकल यही बात करता है कि हमें किस तरह से ट्रांजैक्शंस को क्रॉस बॉर्डर तरीके से बनाना है जिससे कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सारी चीजें कवर अप हो पाए और अच्छे से जो हमारा मैकेनिज्म हो वो चलता रहे, ट्रांजैक्शंस होते रहे, प्लस कोई आगे चल के इशू भी ना आए। यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से जो भी की पॉइंट्स, क्रक्स जो भी मैंने डिस्कस किया उसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है उसे आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इस पूरे आर्टिकल की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज एग्जैक्ट आईएएस ऑफिशियल पर ही आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो क्या कहना चाहता है, जुडिशियरी एडवोकेटिंग सेक्युलर सिविल कोड फॉर डिकेड्स सेज मोदी। हम सब जानते हैं कि अभी इंडिपेंडेंस डे के जो मीटिंग थी उस दौरान भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की बात की। सो इस बात की समरी को डिस्कस करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है जो कि डीपीएसपी है, जो इस चीज को प्रमोट करता है कि हमें अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। उसको बेसिस बनाते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है अब इस चीज को लाने की कोशिश कर रही है कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड या उसका जो दूसरा नाम है सेक्युलर सिविल कोड लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे कई सारे रिलीजन रहते हैं, कई सारे अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं। सो हर एक रिलीजन का अपना एक रूल्स रहता है, सेट ऑफ रेगुलेशंस रहता है जो कि अलग अलग कल्चर के को गवर्न करता है। अलग रिलीजन्स में मैरिजेस कैसे होंगी, इनहेरिटेंस कैसे होगा, सक्सेशन कैसे होगा, डाइवोर्स कैसे होगा, इन सब चीजों को डील करने के लिए उनके अपने सेट ऑफ लॉज हैं। सो जब ऐसे प्रैक्टिसेस कंट्री में चलेंगे कि हर एक रिलीजन का अपना सेट ऑफ रूल्स होगा, लॉज होगा, तो उस कंट्री में इक्वलिटी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि इन सारे सेट ऑफ लॉज को अच्छे से स्टडी करके सबकी एक प्रॉपर एनालिसिस करके हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि ऐसा कोड जो कि हर एक पर्सन पे इक्वली एप्लीकेबल हो, कोई भी रिलीजियस के बेसिस पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करे। जो आर्टिकल 44 है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि अगर ये आर्टिकल फुलफिल नहीं होता है तो भी आप कोर्ट में जाकर डिमांड नहीं कर सकते हो कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि हमें यूसीसी लाना है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट नहीं लाई है तो मैं उस पर केस करना चाहता हूँ। नहीं, आप कोर्ट अपने जो डीपीएसपीज है उसके लिए नहीं जा सकते हो। सो इस पूरे आर्टिकल में हमने क्रक्स डिस्कस कर लिया कि आखिर यूसीसी क्या होता है और क्यों जरूरत है यूसीसी को इंडिया में लाने की। अगला जो आर्टिकल है वो क्या डिस्कस करता है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आर वेटिंग फॉर द फाइन प्रिंट ऑफ यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। Central trade unions offered a mixed
response to the unified pension scheme, with most saying they are awaiting the notification for clarity on the new scheme's details, including on the ratio of the lump sum payment, a retirement future revisions and tax benefits. ये पूरा आर्टिकल यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने अपना जो नेशनल पेंशन सिस्टम है या जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए हैं और उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर दिया है। इसको पूरा जो हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ओपीएस क्या था और एनपीएस क्या है या यूपीएस क्या है, इसको पूरा बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो, पहले जरूरत है कि हमें समझने की कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी। The old pension scheme. Under the old scheme, employees get a pension under a predetermined formula which is equivalent to 50% of the last drawn salary. They also get the benefit of the revision of dearness relief twice a year. The payout is fixed and there was no deduction from the salary. Basically, जब पहले सिविल जो ऑफिशियल्स है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके रिटायरमेंट के बाद अगर उन पर बात चलती थी कि उनको पेंशन कैसे दी जाएगी, तो एक फिक्स्ड फॉर्मूला रहता था जिसके अकॉर्डिंग जो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, मतलब जो अपने वर्किंग ईयर्स में उन्होंने आखिरी मंथ में जितनी सैलरी ली थी उसका अप्रोक्स 50% के इक्विवेलेंट उनको पेंशन दी जाती थी। साथ के साथ उनको कुछ अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस वगैरह टाइप की चीजें भी दी जाती थी। उसके बाद 2004 में एक नेशनल पेंशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। This was introduced in 2004. There is no defined benefit that would be available at the time of exit from the system, and the accumulated wealth depends on the contributions made and the income generated from the investment of such wealth. Under the NPS, individual savings are pooled into a pension fund which is invested by PFRDA regulated professional fund managers into government securities, bills, corporate debentures and shares. Basically, न्यू पेंशन प्लान में क्या किया गया, सपोज करो ये एक बकेट है, इसमें पैसा पूल किया गया। कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जो कि एम्प्लॉय रहता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो इन्वेस्ट करता था और कुछ अमाउंट ऑफ पैसा गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करती थी। ये पूरा एक अमाउंट पूल किया जाता था और इससे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी उसे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर देती थी, जैसे कि जीसेट्स हो गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, कॉर्पोरेट के बिल्स हो गए या शेयर्स हो गए। इन सब चीजों में ये पूल्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता था और जिस हिसाब से पैसा रिटर्न आता था उसी हिसाब से इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन दिया जाता था। हुआ क्या इसमें कि अगर जो पैसा वापस आ रहा है उसका अमाउंट कम हुआ या शेयर्स में लॉस हुआ तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके पेंशन में भी कमी आ जाती थी। इस तरह से एक नेशनल पेंशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। पहले तो ये वॉलंटरी था, मतलब कि चाहे तो एम्प्लॉय इस प्लान को अडॉप्ट कर ले, चाहे ओल्ड पेंशन प्लान को अडॉप्ट कर ले। ओल्ड पेंशन प्लान में क्या होता था, 100% ऑफ अमाउंट जो था वो टैक्स पेयर के मनी से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे करती थी, लेकिन इसमें बात आने लगी कंट्रीब्यूशन की। फिर उसके बाद अगर बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, अभी रिसेंटली सैटरडे को ही इस नेशनल पेंशन प्लान में चेंज करके इसका नाम रखा गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको एश्योर किया गया कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% की इक्वल ही आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, पहला प्रोविजन। दूसरा, उनके डियरनेस रिलीफ पर भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनको हाइक मिलेगा। तीसरी चीज, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वर्कर की डेथ हो जाती है तो उस पे फैमिली पेंशन को भी 60% वर्कर की पेंशन के इक्विवेलेंट एश्योर किया गया कि उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। साथ के साथ अगर कोई भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो 10 साल तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसे एक मिनिमम 10,000 की पेंशन का एश्योरेंस दिया गया। इस तरह के प्रोविजंस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इंट्रोड्यूस किए गए। अब जो आज का आर्टिकल है वो ये डिस्कस कर रहा है कि आपने चेंजेस तो ला दिए पर अभी भी ये नहीं क्लियर आउट किया कि अभी भी जो एम्प्लॉय है उसको अपनी सैलरी का कितना परसेंट पूल करना पड़ेगा पैसा, मतलब कि कहीं ना कहीं अभी पूरी नोटिफिकेशन आना, पूरा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट आर्टिकल वी विल डिस्कस वंस अगेन। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को समझा, न्यू पेंशन स्कीम को समझा और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, जो न्यू प्रोविजंस लाए गए हैं जिससे कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बन गई है, उसे भी समझ लिया। Then next article, Congress to continue to frame social justice as centerpiece of its politics। समय समय पर कांग्रेस भी अपनी रैलीज, अपने कैंपेन प्रोग्राम में अलग अलग चीजें कह रहा है। उनका कहना ये है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है रिजर्वेशन को, इसलिए कांग्रेस ने आवाज उठाई, तभी जाके लेटरल एंट्री वाला जो प्रोविजन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने जो वैकेंसी निकाली थी लेटरल एंट्री को, पोस्ट को फुलफिल करने के लिए उसे वापस ले ली। सेकेंड थिंग, अब जो कांग्रेस बार बार मुद्दा उठा रही है वो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उनका मानना ये है कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए यूपीएससी का अकॉर्डिंग अब जो दूसरा मुद्दा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है सेंसस। सेंसस क्या है? किसी भी कंट्री में एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी पॉपुलेशन वहां रहती है उनके डेटा को कलेक्ट करना ही सेंसस कहलाता है। पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग the demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all the person in a country or a well defined part of a country। इस पूरी एक्सरसाइज को, मतलब कि जो भी पॉपुलेशन एक कंट्री में रहती है उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मिलकर काम करते हैं हमारी डेमोग्राफी को एनालाइज करने के लिए और सेंसस के डेटा को रिलीज करने के लिए। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। The population census is a union subject under Article 246 of Indian Constitution। अगर हम लिस्ट की बात करें कि पॉपुलेशन के जैसे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो पॉपुलेशन है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में ऋग्वेदा टाइम पीरियड से ही सेंसस को किसी ना किसी फॉर्म में हमने देखा है। ऋग्वेदा टाइम में भी हमें क्या पॉपुलेशन है उसका डेटा मिलता है। फिर मौर्यन पीरियड में अर्थशास्त्र में भी डिस्कस किया गया है पॉपुलेशन सेंसस को लेकर। फिर आगे है मुगल पीरियड में, तो कहीं ना कहीं अकबर के कार्यकाल में आईने अकबरी में भी पॉपुलेशन का डिस्कशन किया गया है। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो था वो 1881 में कंडक्ट किया गया था। उस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था WC प्लॉडेन। उसके बाद से हमने सेंसस को हर 10 साल में कंडक्ट करने की एक रूल बना, एक मतलब ट्रेडिशन बना दिया कि हर 10 साल में हम सेंसस कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो लास्ट सेंसस है 2021 का वो कहीं ना कहीं डिले में चल रहा है ड्यू टू द कोविड-19 लाइक सिचुएशंस। सेंसस कंडक्ट करने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम सेंसस कंडक्ट करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंसस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो क्या है, मेल फीमेल के बीच का जो गैप है वो कितना है, चिल्ड्रंस के बीच का गैप कितना है, एजुकेशन का लेवल क्या है। इस तरह से कोई भी डेटा, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए जो सेंसस है वो एक सोर्स का काम करता है। गुड गवर्नेंस, बेसिकली हमें डेटा रहेगा तभी तो हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस तरह से कंडक्ट करेंगे। सो गुड गवर्नेंस के लिए भी सेंसस इंपॉर्टेंट है।
थर्ड थिंग इज डिमार्केशन। हमारी कंट्री में वी ऑल नो हम डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। सो एक प्रोविजन है कि जो एक कंट्री का एक छोटा पार्ट है, मान लो जितना रीजन, जितने पीपल्स एक रिप्रेजेंटेटिव जितने पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उतना ही पूरे कंट्री में इक्वल रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी रीजन में एक पर्सन 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसी रीजन में एक पर्सन 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम बनाते हैं जिसे बोला जाता है डिमार्केशन। ये काम जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है, मतलब कि ऐसे बाउंड्री सेट करती है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन बन पाए। उसके लिए भी सेंसस कंडक्ट करवाना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, गिविंग ग्रांट्स। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो जो ग्रांट्स प्रोवाइड करता है या जिस तरह से वो रिकमेंडेशंस देता है कि किस स्टेट को कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए, उसमें से पॉपुलेशन भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए उतनी ग्रांट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट, बेटर एक्सेस फॉर बिजनेसेस। बिजनेस की एक्सेसिबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए भी हमें सेंसस की जरूरत पड़ती है। ये तो बात हो गई सेंसस की। अब जो मुद्दा चल रहा है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का चल रहा है कि हमें लोगों की सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, मतलब कि उनका नाम और उनको नंबर नहीं देखना है। हमें जरूरत है कि हम उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को और साथ के साथ उनकी स्पेसिफिक कास्ट नेम को भी नोट डाउन करें, तभी तो ये कहलाएगा कास्ट सेंसस। पहले बात की जाए तो 1931 में इसे कंडक्ट किया गया था, साथ के साथ 2011 में भी कास्ट सेंसस हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम जो सामने आई वो ये कि 2000 का डेटा पब्लिकली नहीं दिखाया गया। क्यों? इससे क्या होगा कि हमें डर था कि कहीं कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो गैप है, वो बढ़ ना जाए, पहली चीज। दूसरा, जो हम एक इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कहीं वो ना हैम्पर हो। सो ये काफी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए इस तरह के डेटा पब्लिकली नहीं अवेलेबल करवाए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आखिर अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहली चीज है बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। जो कंट्री में इनइक्वालिटीज है उसका डेटा बहुत और अच्छे से सामने आएगा, जिससे कि हम इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। सेकेंड, लीगली इम्परेटिव। लीगली भी हमें इस चीज पर काम करना है कि हमें लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है और उनके अपलिफ्टमेंट में काम करना है। सो अगर हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम उनको लीगली या फिर उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। थर्ड थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। जो आर्टिकल 340 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये मैंडेट करता है कि ऐसे कमीशन को बनाना जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों की कंडीशंस को समझे और उस हिसाब से गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे। सो ये जो एक प्रोविजन है आर्टिकल 340, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट प्रोवाइड करता है कि आप सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आगे बात करते हैं। हमने देख लिया सेंसस क्या होता है और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है, पूरा डिस्कस कर लिया। आगे के आर्टिकल क्या बोलते हैं? टैक्स डिमांड्स ओवर नॉन लिंक्ड पैन्स लीव फॉर्म्स इन टाइट स्पॉट। हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक रूल चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने पैन कार्ड्स को अपने आधार कार्ड्स के साथ लिंक करना है। इसके लिए एक टाइम लिमिट भी प्रोवाइड की गई थी। जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड्स को आधार कार्ड के साथ नहीं लिंक किया है और कहीं ना कहीं टैक्स को फाइल कर दिया, अगर वो सामने आते हैं, ऐसे पैन कार्ड सामने आते हैं, तो उनके ऊपर और भी ज्यादा कार्रवाई करने की चांसेस है। यूपीएससी के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सेकेंड थिंग, क्लासिकल लैंग्वेजेस सेंटर्स आस्क फॉर ऑटोनॉमी। इस आर्टिकल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस का मुद्दा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंडिया में क्लासिकल हैं। स्पेशल सेंटर सेटअप फॉर द प्रमोशन ऑफ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया आफ्टर दे वर डेजिग्नेटेड क्लासिकल लैंग्वेजेस are demanding autonomy in their functions in order to better carry out their functions. India has 6 classical languages: Tamil, Sanskrit,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। इंडिया में ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए सेंटर्स भी बनाए गए, लेकिन अब डिमांड चल रही है कि जो उनका फंक्शन है प्रमोट करना क्लासिकल लैंग्वेज को, उसमें लिटरेचर डेवलप करना, उसके लिए वर्क करते रहना, इन सब वर्क को बेटर कंडक्ट करवाने के लिए जरूरत है कि हम इस तरह की लैंग्वेजेस को, इस तरह के सेंटर्स को थोड़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आर्टिकल, स्ट्राइक्स इन लेबनान नॉट द फाइनल वर्ड वांट्स नेतन्याहू। जो इजराइल के हेड है, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका मानना यह है कि जो लेबनान में अभी हमने स्ट्राइक की है वो एक फाइनल वर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग है। बेसिकली ये जियोपॉलिटिकली हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। No one will be discriminated on the basis of their religion in Bangladesh, says Yunus. We all know interim government के जो head हैं वो नोबल लॉरेंट यूनुस को बनाया गया, उनके साइड से एक स्टेटमेंट आया है कि रिलीजन के बेसिस में बांग्लादेश में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। So this was all about today. होप यू ऑल लाइक द सेशन। आज के सेशन में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जो कि यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ सकती हैं, और उम्मीद है आप सबको आज का सेशन पसंद आया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हर एक चीज का डेटा मिल सके और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इजी हो पाए। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट लिंक्स भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।